everyone, welcome back to Commerce Lesson channel. So today we are going to solve question number 5 related to the taxable income from other sources. Let's see the question number 5. From the following information by Mr. Amar, calculate his taxable income from other sources. So Mr. Amar, he is a SAC and we have to calculate taxable income from other sources of Mr. SAC. So first point, that is dividend from Indian company rupees 8,000 and dividend collection charges rupees 500. यहाँ पे सीधा सीधा बताया है कि मिस्टर अमर जो है उन्हें डिविडेंड मिला है. सो डिविडेंड किनको मिलता है? शेयर होल्डर्स को मिलता है. सो इसी से पता चलता है मिस्टर अमर जो है ही इज़ शेयर होल्डर ऑफ इंडियन कंपनी के वो शेयर होल्डर है. उन्हें जो इनकम मिला है, डिविडेंड जो मिला है 8,000 रुपीज़. सो मिस्टर अमर के लिए ये जो डिविडेंड है इट इज़ इनकम. और उसके बाद बताया गया है डिविडेंड कलेक्शन चार्जेस रुपीज़ 500. सो ये डिविडेंड कलेक्शन चार्जेस की क्या है? ये एक्सपेंसेस है फॉर अमर. मिस्टर अमर के लिए ये एक्सपेंसेस है. सो ऑलवेज रिमेंबर while calculating taxable income from other sources, डिविडेंड अगर इंडियन कंपनी से मिल रहा है मिस्टर असीसी को, सो इट इज़ एग्जाम्प्टेड अंडर सेक्शन 1034. और उसके रिगार्डिंग कुछ भी एक्सपेंसेस हुआ होगा तो वी हैव टू इग्नोर वाइल कैलकुलेटिंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. अगर डिविडेंड मिस्टर अमर को फॉरेन कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिलता था तो उनका जो डिविडेंड था वो पूरी तरह से टैक्सेबल होता था. मगर उनको जो डिविडेंड मिला है, गेट्स डिविडेंड फ्रॉम द इंडियन कंपनी, सो इट इज़ एग्जाम्प्टेड अमाउंट. इट इज़ एग्जाम्प्टेड अंडर सेक्शन 1034, 10 सबसेक्शन 34. नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी रुपीज़ 10,000. यहाँ पे बैंक चार्ज रुपीज़ 1,000 दिया है एज अ कलेक्शन चार्जेस. इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड फॉर परचेसिंग शेयर्स रुपीज़ 500. सो यहाँ पे क्या बताया है? सीधा सीधा बताया है मिस्टर अमर जो है वो फॉरेन कंपनी के भी शेयर होल्डर हैं. ये आपको कैसे पता चला? क्योंकि उन्हें जो मिला है डिविडेंड मिला है. सो फॉरेन कंपनी से अगर डिविडेंड मिल रहा है सो ये पूरी तरह से टैक्सेबल अमाउंट है. सो 10,000 जो है हम लोग पूरी तरह से टैक्सेबल करेंगे. उसके बाद है बैंक चार्ज रुपीज़ 1,000 एज अ कलेक्शन चार्जेस. सो ये कलेक्शन चार्ज क्या, बैंक ने क्या किया है? ये जो डिविडेंड है वो कलेक्ट करने के लिए बैंक ने चार्जेस लगाए. सो चार्जेस लगाए मतलब क्या? मिस्टर अमर के लिए इट इज़ एक्सपेंसेस. सो एक्सपेंसेस जो होते हैं वो इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में उसे हमें डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 में दिखाना पड़ता है. रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, व्हाइल कैलकुलेटिंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, जो कुछ भी टैक्सेबल इनकम होती है उसके रिगार्डिंग कुछ भी एक्सपेंसेस आते हैं वी हैव टू डिडक्शन अंडर सेक्शन 57. सो ये बैंक चार्जेस है एज अ कलेक्शन चार्जेस रुपीज़ 1,000 जो है वो हमें डिडक्ट करना होगा 10,000 में से. एंड यहाँ पे दिया इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड फॉर परचेसिंग शेयर्स. मतलब क्या है? उन्होंने जो शेयर्स परचेस किए थे उन्होंने उनके ऊपर इंटरेस्ट मतलब वो बोरो किए थे वो, तो उनके ऊपर उनको इंटरेस्ट चार्ज हुआ है. सो इट इज़ ऑल्सो एक्सपेंसेस. ठीक है. सो ये एक्सपेंस है, ये ऑल्सो क्या होगा? डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 में से उसमें चला जाएगा. सो हमें डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी जो 10,000 है उसमें से हमें 1,500 माइनस करना है. वो जो भी आंसर आएगा हम लोग आफ्टर कॉलम में लिखेंगे. नेक्स्ट है विनिंग. सीधा यहाँ पे पता है विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज रुपीज़ 5,000 एंड लॉटरी टिकट परचेज फॉर रुपीज़ 500. मतलब बताया है मिस्टर अमर ने लॉटरी परचेस किया था. कितने का किया था? 500 का किया था. तो उनको लॉटरी लगी 5,000 की. सो ये जो लॉटरी लगी है तो मतलब वो जीते हैं, इट इज़ अ इनकम फॉर मिस्टर अमर. सो ये पूरी तरह से सबसे पहले टैक्सेबल होगा. और एक बात याद रखनी है कि लॉटरी टिकट परचेस करने के लिए जो कुछ भी एक्सपेंसेस होते हैं वी हैव टू इग्नोर. ये अमाउंट हम लोग को क्या करना है? इग्नोर करना है. विनिंग्स रिगार्डिंग कुछ भी एक्सपेंसेस होते हैं
ये हमें पूरी तरह से इग्नोर करने हैं। सिर्फ आंसर में आएगा विनिंग फ्रॉम लॉटरीज ₹5,000 टैक्सेबल। दैट्स इट। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ₹1,500 फ्रॉम इंडियन कंपनी। सो इससे क्या पता चला, मिस्टर अमर ये जो है ही इज़ अ डिबेंचर होल्डर्स ऑल्सो। कौन से कंपनी के डिबेंचर होल्डर है? इंडियन कंपनी के। और उनको जो मिला है इंटरेस्ट अमाउंट मिला है। डिबेंचर्स के ऊपर हमेशा इंटरेस्ट मिलता है, शेयर्स के ऊपर हमेशा डिविडेंड मिलता है। सो ही इज़ अ डिबेंचर होल्डर, ही गेट द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ₹1,500। डिबेंचर से कुछ भी इंटरेस्ट मिलता है ये पूरी तरह से हमें टैक्सेबल करना है। वो इंडियन कंपनी रहने दो, वो फॉरेन कंपनी रहने दो, उससे कुछ मतलब नहीं है। डिविडेंड में इंटरेस्ट, डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट जो मिला ये पूरी तरह से हमें टैक्सेबल करना है। सो 1,500 पूरी तरह से टैक्सेबल अमाउंट होगी। नेक्स्ट क्या बताया गया है? इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड ₹500। तो इसमें सीधा बताया गया है मिस्टर अमर जो है उनको एक चाइल्ड है, जो चाइल्ड है वो उसका एज बिलो 18 ईयर्स है, मतलब उसे हम क्या कहते हैं? माइनर चाइल्ड कहते हैं। सो उसको इनकम मिला है, माइनर चाइल्ड को जो इनकम मिला है ये मिला है ₹500। सो ये अमाउंट है, सबसे पहले हमें टैक्सेबल दिखाना पड़ता है। माइनर चाइल्ड के रिगार्डिंग मैंने आपको इम्पॉर्टेंट बातें जो है वो स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के स्टेटमेंट में बताई हुई है, आप उसमें अच्छे से देख लो। सो उसमें हमें इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड रिगार्डिंग एग्जम्पशन अमाउंट भी दी है। एग्जम्पशन अमाउंट क्या दिया है कि मैक्सिमम 1,500 तक हमें क्या मिल सकता है? एग्जम्पशन अमाउंट मिल सकता है अंडर सेक्शन 1032 में मिलता है। सो उसके रिगार्डिंग जो डिटेल्स है, कैलकुलेशन है, मैं आपको आंसर्स में समझाऊंगी। सो 1,500 तक हम लोग को मैक्सिमम डिडक्शन एग्जम्पशन मिलता ही है इन द माइनर चाइल्ड के रिगार्डिंग जो इनकम होती है। माइनर चाइल्ड के रिगार्डिंग जो इनकम होती है उसमें भी और दो पॉइंट कंसिडर किए जाते हैं। अगर माइनर चाइल्ड को जो इनकम मिलता है उसने खुद के दम पे अगर उसको मिलता है इनकम, मतलब अगर वो उसने खुद के टैलेंट, स्किल्स और परफॉर्मेंस से उसे इनकम मिलता है, उसको कुछ भी प्राइज़ मिलता है, तो हमें वो जो इनकम होती है वी हैव टू इग्नोर दिस इनकम। और दूसरी बात है, अगर माइनर चाइल्ड जो है फिज़िकली हैंडीकैप्ड होगा और अगर उसको कुछ इनकम मिलती है वो भी हमें इग्नोर करनी है। सो इस क्वेश्चन में ऐसे कुछ बताया नहीं है कि अमर का जो चाइल्ड है वो फिज़िकली हैंडीकैप्ड है, या ऐसे भी नहीं बताया है कि इसने अपने खुद के दम पे उसने इनकम अर्न किया है, ना उसने कुछ सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, ना उसने कुछ स्किल परफॉर्म कुछ किया है। सो हम लोग को यही अज्यूम करना है, यही मानना है कि हम लोग को ये अमाउंट पूरी तरह से टैक्सेबल दिखाना है और उसमें हम लोग को एग्जम्पशन भी दिखाना है। नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज़ व्हाट रेंट फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी ₹1,500 पर मंथ बताया है। एक्सपेंसेस इनकर ₹1,000 फॉर रिपेयर्स, 2,000 ₹2,000 एज अ डेप्रिसिएशन एंड अदर एक्सपेंसेस ₹500 ये बताया है। इसका मतलब क्या है? मिस्टर अमर जो है उन्होंने अपने प्लांट एंड मशीनरी जो है रेंट पे दिया है। सो रेंट पे दिया है मतलब मिस्टर अमर को क्या मिलेगा? उनको इनकम मिलेगा। सो उनको कितना इनकम मिलता है पर मंथ? 1,500 पर मंथ मिलता है। मतलब पूरे साल का कितना होगा? 1,500 इंटू 12 करेंगे तो वी गेट अमाउंट ₹18,000। सो पूरे साल का उसे प्लांट एंड मशीनरी से जो इनकम मिलता है दैट इज़ 18,000। ये पूरी तरह से हमें क्या करना है? टैक्सेबल करना है, क्योंकि हम टैक्सेशन में जब कैलकुलेशन करते हैं टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो या इनकम फ्रॉम सैलरी कुछ भी हो का कैलकुलेट करते हो तो हमें वो पूरे साल का कैलकुलेट करना पड़ता है। सो पूरे साल की 1,500 इंटू 12 करेंगे। सो 18,000 जो आंसर है ये रेंट फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी से मिलता है मिस्टर अमर को। सो ये टैक्सेबल है। उसके रिगार्डिंग और उसके आगे जो बताया है दैट इज़ एक्सपेंसेस। सो एक्सपेंसेस कुछ भी आता है सो हमें वाइल कैलकुलेटिंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में एक्सपेंसेस जो है टैक्सेबल इनकम रिगार्डिंग हमें पूरी तरह से डिडक्शन करना है अंडर सेक्शन 57 में। सो एक्सपेंसेस क्या क्या बताया है?
रिपेयर्स, प्लांट एंड मशीनरी रिपेयर्स करने के लिए उसे 1000 का खर्चा हुआ है। सो ये डिडक्ट होगा अंडर सेक्शन 57 में। 2000 एज अ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हुआ है, फिक्स एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी इट इज़ अ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन उसको मिला है, दैट इज़ अ 2000। ये भी क्या है, एक्सपेंसेस हुआ उसके लिए। एंड देन अदर एक्सपेंसेस बता है 500, ये भी एक्सपेंसेस है अमर के लिए। सो ऑल द एक्सपेंसेस, ये जो एक्सपेंसेस है ये पूरी तरह से डिडक्ट हो गए एंड डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 में। सो आपको क्या करना पड़ेगा, 1500 इंटू 12 करने के बाद 18,000 जो आंसर आएगा हमें इनर कॉलम में लिखना है और उसमें से डिडक्शन हम लोग को माइनस करना है 1000 फॉर रिपेयर्स, 2000 एज अ डेप्रिसिएशन एंड अदर एक्सपेंसेस 500। जो आंसर आएगा 14,500 वो हम लोग आउटर कॉलम में लिखेंगे। उसके आगे नेक्स्ट पॉइंट बताया है दैट इज़ अ ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी के बारे में क्या बताया है, ₹5,000 फ्रॉम ए कंपनी। इससे पता चला है कि मिस्टर अमर जो है वो ए कंपनी के एम्प्लॉई है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे सैलरी बताई है। सो ये हमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ये बात आएगी नहीं। ये जो बात आई वो चला जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी में, क्योंकि इनकम फ्रॉम सैलरी में सैलरी से रिलेटेड कुछ भी इनकम होते हैं वो इनकम फ्रॉम सैलरी में चले जाते हैं। अगर यहाँ पे ऐसे आता कि यहाँ पे सैलरी से रिगार्डिंग अगर ये मिस्टर अमर जो है एमपी होते और एमएलए होते, ठीक है, तो हम लोग उसको टैक्सेबल दिखाते। मगर यहाँ पे सीधी बात बताई है कि मिस्टर जो अमर जो है वो मिस्टर ए कंपनी के एम्प्लॉई है। सो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन जो होता है वो इनकम फ्रॉम सैलरी में चला जाता है, ना कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। सो हमें ये क्या करना है, वी हैव टू इग्नोर, ये हमें पूरी तरह से क्या करना है, इग्नोर करना है, क्योंकि ये पूरी तरह से इनकम फ्रॉम सैलरी में चला जाएगा। नेक्स्ट बात जो है दैट इज़ व्हाट, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इंडिया से इस एग्रीकल्चर इनकम मिला 8,000। सो मिस्टर अमर को एग्रीकल्चर इनकम मिला, उसकी एग्रीकल्चर लैंड जो है वो है इंडिया में ही है। सो इंडिया एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इंडिया है, सो इट इज़ ऑलवेज एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 10(1). अगर उसको एग्रीकल्चर इनकम मिलता अदर दैन इंडिया, इंडिया से नहीं मिलता, आउटसाइड इंडिया से मिलता, फॉरेन कंट्री से अगर उसको एग्रीकल्चर इनकम मिलता तो हम लोग उसे पूरी तरह से टैक्सेबल करते। मगर हम लोग के इंडियन कंट्री से ही उसको एग्रीकल्चर इनकम मिल रहा है, सो ये पूरी तरह से एग्जम्प्टेड है अंडर सेक्शन 10(1) में। उसके बाद क्या बताया है, इनकम टैक्स रिफ़ंड बताया है। इनकम टैक्स रिफ़ंड के बारे में बताया है, क्या बताया है, लेट्स सी। इनकम टैक्स रिफ़ंड इंक्लूडिंग रुपीज़ इंटरेस्ट दिखाया है 10,000 एंड 25,000। से इनकम टैक्स रिफ़ंड ये क्या है, रिफ़ंड इट इज़ नॉट इनकम, ये इनकम नहीं है। क्या है ये उसका ही पैसा, मिस्टर अमर का ही पैसा अमर को फिर से मिला है। सो इट इज़ नॉट अ इनकम, हम इसे इनकम करके कंसिडर नहीं करेंगे। 25,000 बताया उसमें से, मगर इन 25,000 में से उन्होंने ये बताया कि 10,000 उसको इंटरेस्ट मिला है। तो इंटरेस्ट ये क्या है, उसको उसके लिए इनकम है, क्योंकि रिफ़ंड मिला है। इनकम टैक्स रिफ़ंड है, रिफ़ंड में उन्होंने इंक्लूड क्या किया है, इंटरेस्ट किया है। सो उसको ही अमाउंट मिला है, तो उसको क्या मिला है, इनकम मिला है। ये इंटरेस्ट हम लोग को क्या करना है, पूरी तरह से टैक्सेबल दिखाना है। तो लिखते वक्त हम लोग लिखेंगे इनकम टैक्स रिफ़ंड ₹10,000 टैक्सेबल अमाउंट। सो ये सब जो बातें थी ये इनकम और एक्सपेंस रिगार्डिंग थी, रिलेटेड टू द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सो लेट्स सी द आंसर जो है हम लोग देखते कैसे सॉल्व किया है आंसर। सो ऑलवेज स्टार्ट आंसर विद द नेम ऑफ एसएससी, मतलब मिस्टर अमर जो है उनका नाम आएगा, क्योंकि हम लोग उनका ही टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कैलकुलेट कर रहे हैं। इन द नेक्स्ट लाइन वी हैव टू राइट स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ई फर्स्ट। इन द नेक्स्ट लाइन वी हैव टू राइट प्रीवियस ईयर 1920, असेसमेंट ईयर 2021। सो प्रीवियस ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर मतलब उस साल में 1920 के इस साल में मिस्टर अमर ने जितने सारे इनकम अर्न किए हैं वो हमें कैलकुलेट करना होता है
ये पूरा जो इनकम है उसी साल का दिखाया हुआ है। सो असेसमेंट ईयर मतलब क्या होता है, प्रीवियस ईयर के जो कुछ भी इनकम होते हैं वो असेसमेंट ईयर में स्क्रूटिनाइज मतलब चेक किए जाते हैं, उसे हम असेसमेंट ईयर कहते हैं। सो फॉर दिस ईयर मतलब 2000, ये जो बैच है TY BCom के 20 और 21 से रिलेटेड, सो आप लोगों का प्रीवियस ईयर जो है 1920 है और असेसमेंट ईयर 2021 है। सो नेक्स्ट दैट इज़ व्हाट, you have to write a statement in the particular column, that is in the first column you have to write a particular, in the first column you have to write a particular, in the second column you have to write the amount, in the third column you have to write the amount. That means in the particular column you have to write all the point whatever is given in the questions. In the second column amount which is given you have to write, it is we call it is the inner column, इसमें हम लोग amount लिखते हैं, and in the third column which is it is also amount column, in this column it is we call it is the outer column, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं amount लिखते हैं, whatever amounts given in the question, so we have to write it is. So first let's see the first, क्या बताएं सबसे पहले जो क्वेश्चन था मैं मेंशन करी हूँ, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। सो इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिला है, इट इज़ एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 1034, दैट्स व्हाई आई पुट डैश मार्क इन दी आउटर कॉलम। नेक्स्ट पॉइंट है डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, मिस्टर अमर्स केस डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, सो इट इज़ ऑल्सो टैक्सेबल अमाउंट, सो दैट्स व्हाई राइट have written it is in the inner column, that is at 10,000. There is also deduction also mentioned in the question, means expenses जो दिया है, कौन कौन से एक्सपेंसेस थे, फॉरेन कंपनी से जो भी डिविडेंड उसने अर्न किया था उसके रिगार्डिंग बैंक चार्जेस दिए थे वो पूरी तरह से हमें डिडक्ट करना है, दैट इज़ 1000, दस मैंने ब्रैकेट में उसको लिखा है, एंड इंटरेस्ट ऑन लोन जो दिए थे 500, सो 10,000 में से 1500 चले गए, मतलब 1000 माइनस 500 ये सब बात चले गए, तो उसमें से वी गॉट अमाउंट दैट इज़ 8500, that's why I written it is another outer column. नेक्स्ट क्या बातें बताई है, नेक्स्ट दैट इज़ अ विनिंग फ्रॉम लॉटरीज बताया हुआ है, सो लॉटरी से उनको वो जीते हैं, सो 5000 ये पूरी तरह से टैक्सेबल है, उसके रिगार्डिंग कुछ भी स्पेंट अमाउंट और एक्सपेंसेस दिए होते हैं वी हैव टू टोटली इग्नोर, सो हमने पूरी तरह से 5000 टैक्सेबल दिए किए हुए हैं। सो इंटरेस्ट ऑन डेबेंचर, ही इज़ अ डेबेंचर होल्डर, इंडियन कंपनी के डेबेंचर होल्डर है, उनको इंटरेस्ट अमाउंट मिला है, ये पूरी तरह से हम लोगों ने टैक्सेबल किया है। सो नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ द इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड, सो इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड जो होता है वो पूरी तरह से हमें टैक्सेबल करना पड़ता ही है, सो उसके रिगार्डिंग हम लोग को एग्जाम्पशन भी अमाउंट बताई हुई है। सो क्या क्या है एग्जाम्पशन अमाउंट देखो, लेट्स सी, दिस इज एग्जाम्प्टेड अमाउंट, हम लोग को ऐसे लिखना है इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड पूरी तरह से टैक्सेबल करेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, एग्जाम्पशन मिला है उनको अंडर सेक्शन 32 में, सो यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट कितना बताया है 1500 पर माइनर चाइल्ड। सो यहाँ पे मिस्टर अमर को एक चाइल्ड है, वहाँ पे उनको मैक्सिमम लिमिट बताया 1500, मगर आपको ये नोटिस करना है ये 500 और 1500 में विच एवर इज़ अ लेस अमाउंट जो होगी, सो वी हैव टू राइट हियर, सो 500 और 1500 में लेस अमाउंट जो है 500, तो दैट्स व्हाई आई रिटर्न इट इन दी इनर कॉलम। सपोज यहाँ पे इस ये जो है कॉलम जो है यहाँ पे सपोज 2000 अमाउंट दिया होता, इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड 2000 अगर यहाँ पे दिया होता, सो ये हम लोग सेम लिखते, ये पूरी तरह से हम लोग सेम लिखते, एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 1032 एंड मैक्सिमम ₹1500 पर माइनर चाइल्ड ऐसे लिखते, मगर यहाँ पे 2000 और 1500 में हम लोग अगर कंपेयर करेंगे, सो 2000 अगर है और 1500 है, उसमें से कंपेयर करने के बाद उसमें विच एवर इज़ अ लेस अमाउंट होगी, सो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे 1500 यहाँ पे अमाउंट लिखते थे, मगर हम लोग यहाँ पे अगर कंपेयर करेंगे तो 500 में से 1500 में इनमें से विच एवर इज़ अ लेस अमाउंट है तो 500 है, इसलिए मैंने यहाँ पे 500 लिखा है। सो 500 में से 500 चले गए, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, ज़ीरो अमाउंट है, इसलिए हम लोग ने नील लिखा हुआ है। सो नेक्स्ट वर्ड
यहाँ पे जो नेक्स्ट दिया है रेंट फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी, उसने प्लांट एंड मशीनरी जो है रेंट पे दिया है, उसको इनकम मिला है। पूरे साल का कैलकुलेट करेंगे 1500 इंटू 12 करेंगे, सो 18,000 हम लोग को आंसर मिलता है। उसमें से एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं, ये एक्सपेंसेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 में चले जाते हैं वाइल कैलकुलेटिंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सो कौन कौन से एक्सपेंसेस दिए हैं? एक्सपेंसेस फॉर रुपीज़ 1000 मैंने माइनस किए है, डेप्रिसिएशन 2000 मैंने माइनस किए हैं, अदर एक्सपेंसेस जो है 500 वो भी माइनस किए हैं। मतलब 18,000 में से ये 1000 प्लस 2000 प्लस 500 मतलब 3500 हम लोग माइनस करेंगे। सो वी गॉट द अमाउंट दैट इज़ 14,500। ये होगा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, टैक्सेबल अमाउंट होगी ये। नेक्स्ट क्या बताया है? एग्रीकल्चर इनकम बताया है। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इंडिया से ही मिला, उसको मिला हुआ है। इट इज़ एग्जाम्पल अंडर सेक्शन 10(1), दैट्स व्हाई आई पुट डैश मार्क इन द आउटर कॉलम। नेक्स्ट क्या बताया हुआ है? यहाँ पे देखो रिफंड बताया है, रिफंड अमाउंट बताई है, इनकम टैक्स रिफंड बताया है। यहाँ पे हम लोगों ने इनकम टैक्स रिफंड ये अमाउंट नहीं होते, इनकम नहीं होता है, क्योंकि हम उन लोग का ही पैसा, हमारा ही पैसा हम लोग को मिला। इट इज़ नॉट इनकम, अमर का ही पैसा अमर को ही रिटर्न मिला है, इट इज़ नॉट अ इनकम। सो उसमें से सिर्फ इंटरेस्ट जो अमाउंट थी 10,000 मैंने उसको ही टैक्सेबल दिया है, बिकॉज इंटरेस्ट ये इनकम हुआ है अमर के लिए। सो टैक्सेबल फर्स्ट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये आफ्टर साइड की जितनी भी सारी टोटल अमाउंट्स होती है हमें उसको एडिशन करना है। सो जो अमाउंट मिली दैट इज़ 39,500। लेट्स सी द कौन कौन सी अमाउंट्स दिए हुए हैं। सो फर्स्ट जो दिया हुआ था दैट इज़ व्हाट 8,500 प्लस 5,000 प्लस 1,500। उसके आगे क्या दिया है? 14,500, मतलब प्लस करेंगे 14,500 प्लस 10,000 हम लोग ऐड करेंगे। उसके बाद जो टोटल आई हुई है ये हुई टोटल 39,500। वी कॉल इट इज़ अ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इट्स वेरी ईजी। I hope all of you understood. This is the last question, question number 5, which I solved related to the calculate income from other sources. In the next video, we will learn that income from salary. So till then, thanks for watching, and note down all the points whatever I given you, and always watch the video statement of income from other sources. Then you will understand that which kinds of answer we have to solve. Thanks for watching.